तो आज हम लोग लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग लेंगे आयुपैक मतलब आयुपीएससी लेंगे। देखिए, यदि आपको आयुपीएससी नहीं आती है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो जैसे हिंदी के वर्णमाला जो है हिंदी का बेस है और इंग्लिश के लिए ABCD इंग्लिश का बेस है, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आयुपीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, बेस है। तो यदि आपको आयुपीएससी नहीं आती है, आयुपैक नहीं आती है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आयुपीएससी क्या है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसमें हमारे कम से कम 8-10 लेक्चर लगेंगे। देखिए, आयुपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। आयुपीएससी मतलब होता है, आई मतलब होते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम होता है। तो आयुपीएससी की फुल फॉर्म क्या हुई बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम होते हैं। अब देखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन बताता हूं, फिर हम लोग आयुपीएससी के ऊपर चलेंगे। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो देखिए, कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक मतलब होता है कार्बन और रसायन मतलब होता है क्या, केमिस्ट्री होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम लोग हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। और कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन और रसायन मतलब होता है केमिस्ट्री। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो कार्बन की केमिस्ट्री है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो जो कार्बन एलिमेंट है, कार्बनिक एलिमेंट है, इस कार्बन ने अपनी एक नई केमिस्ट्री तैयार करी और उस नई केमिस्ट्री का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी नई केमिस्ट्री बनाता है या अपनी एक केमिस्ट्री बनाता है और उस केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसको समझते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is a branch of chemistry. Organic chemistry is a branch of chemistry in which we deal with the study of hydrocarbons and their derivatives होते हैं। तो डेरिवेटिव्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वो केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की। तो मैंने बोला कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, ये एक शाखा है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखिएगा हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दीज आर द
these are the compounds, these are the compounds which are, these are the compounds which are made up of, which are made up of only hydrogen and carbon, hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने क्या बोला कि वो सभी कंपाउंड्स जो किससे बने हो, वो सभी कंपाउंड जो किससे बने हो, हाइड्रोजन और किससे बने हो, कार्बन से बने हो, उन सभी कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हुआ बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स वो सभी कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं और कार्बन से बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो, एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नेचर के अंदर जितने भी एल्केन्स हैं वो सभी क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। अभी बताएंगे आप लोगों को कि एल्केन्स क्या होते हैं। तो जितने भी नेचर के अंदर एल्केन्स हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि ये सभी बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ। दूसरे क्या होते हैं, एल्कीन्स इसका एग्जाम्पल है, एल्कीन्स है। और कौन है, एल्काइन्स है। कौन है, एल्काइन्स है। और नेक्स्ट कौन है, बेंजीन्स है। तो ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि ये सभी किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन्स से बने होते हैं। तो इनके अंदर, एल्केन के अंदर, एल्कीन के अंदर, एल्काइन के अंदर और बेंजीन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड बेंजीन्स all are made up of only hydrogen and carbons, that's why they are called hydrocarbons होते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो बच्चे अब हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो मैंने बोला जितने भी नेचर के अंदर एल्केन हैं, जितने भी एल्कीन हैं, जितने भी एल्काइंस हैं और बेंजीन्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्यों होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये सिर्फ बने होते हैं हाइड्रोजन से, कार्बन से बने होते हैं। सिर्फ किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हम लोग अब बच्चे देख रहे हैं एल्केन्स। तो एल्केन में कौन आता है, कौन आता है बोलो, एल्केन देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स देख रहे हैं जिसके अंदर कौन आ रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन आ रहा है। अब मुझे बताइएगा, ये रहा हमारे पास एक तो CH4 है, तो एक दूसरा मैं कुछ लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, फिर आपको बताना है कि इनमें कौन हाइड्रोकार्बन है और कौन हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। एक तो ये लिख दिया है मैंने, दूसरा लिख दिया है 6 लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है मैंने, ये लिख दिया, अब ये लिख दिया है मैंने, और दूसरा लिख दिया है मैंने इधर ऐसे, ये लिख दिया। तो आपको बताना है कि इनमें कौन हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं बोर्ड पे, तो इनमें ये बताना है आप लोगों को इनमें कौन हाइड्रोकार्बन्स है और कौन हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। तो बताओ पहले वाला हाइड्रोकार्बन्स है, हाँ ये हाइड्रोकार्बन्स है। क्यों है ये हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ कौन है, कार्बन है और कौन है, हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, CH4 जो है हाइड्रोकार्बन है। अभी इसका नाम नहीं बता रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि कैसे इनके नेम करते हैं। तो ये जो CH4 है ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। तो दूसरे वाला क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तीसरे वाला भी हाइड्रोकार्बन है, चौथे वाला भी हाइड्रोकार्बन है, पांचवे वाला भी हाइड्रोकार्बन है, इससे अगला भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब ये देखिएगा नॉट हाइड्रोकार्बन से, तो ये वाला हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो नॉट हाइड्रोकार्बन है। और नीचे वाला भी नॉट हाइड्रोकार्बन, तो नॉट हाइड्रोकार्बन। अब ये क्यों हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन कहती है कि वो सभी कंपाउंड
जिन कंपाउंड के अंदर सिर्फ ओनली हाइड्रोजन और क्या हो, कार्बन हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन भी है, मगर साथ साथ में कौन आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन्स वही कंपाउंड होंगे जिन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ क्या होगी, कार्बन और हाइड्रोजन होगी। यदि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है तो तब वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होता है। जैसे ये दोनों हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुका है, O आ चुका है, और इसके अंदर भी क्या आ चुका है, O आ चुका है। यदि इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तो ये दोनों भी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इसलिए ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। तो मैंने बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, बोलो किसकी स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन की और उसके डेरिवेटिव्स की। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेटिव्स। तो किसके डेरिवेटिव्स बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स के। तो अब हम लोग ले रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ले रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग ले रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव समझने से पहले आप थोड़ा इधर आइएगा, फिर आपको बताते हैं। जैसे दूध है, तो दूध से हम लोग क्या क्या बना लेते हैं, दूध से क्या क्या बना लेते हैं बच्चों, बोलो। एक तो दही बना लेते हैं, और एक क्या बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं। दूसरा दूध से क्या बना लेते हैं, घी बना लेते हैं। और क्या बना लेते हैं, पनीर से मावा बना लेते हैं। और क्या बना लेते हैं, मट्ठा वगैरह बना लेते हैं, जिसको छाछ कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दूध से बनाई जा सकती है। तो हम लोगों ने दूध से क्या बनाया, दही बनाया। दूध से क्या बनाया, पनीर बनाया। दूध से क्या बनाया, घी बनाया। और दूध से क्या बना, मावा बनाया। तो ये जो चारों चीज़ें हम लोगों ने दूध से बनाई हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, डेरिवेटिव हैं। ये चारों चीज़ें क्या हैं, डेरिवेटिव हैं। किसकी, मिल्क की। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ मिल्क है। क्यों है डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, क्योंकि हमने इनको ड्राइव किया है। ड्राइव का मतलब है हम लोगों ने इनको बनाया है। किनको बनाया है, दही को बनाया है, पनीर को बनाया है, घी को बनाया और मावे को बनाया। किससे बनाया है, दूध से। तो इसलिए दूध के क्या हो गए, चारों डेरिवेटिव्स हो गए। तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ किसी चीज़ से बनाई जा रही है, तो वो चीज़ जो बनाई जा रही है वो उस चीज़ की क्या होती है, डेरिवेटिव्स होती है। जैसे दही को किससे बनाया, दूध से बनाया है। तो दही को किससे ड्राइव करा, दूध से। तो दही क्या हुई, दूध की डेरिवेटिव होगी। पनीर को भी किससे बनाया, दूध से बनाया। तो पनीर भी दूध का क्या हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया। घी किससे बनाया, दूध से बनाया। तो घी भी क्या हो गया, दूध का डेरिवेटिव्स हो गया। मावा किससे बनाया, दूध से बनाया। तो मावा भी दूध का क्या हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया। तो इन चारों को हम कह सकते हैं कि ये जो चारों हैं वो डेरिवेटिव है किसके, मिल्क के। तो कहने का मतलब होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है जो चीज़ बना रहे हैं हम किसी चीज़ से, जिस चीज़ से बना रहे हैं वो चीज़ उसकी क्या कहलाती है, डेरिवेटिव्स कहलाती है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं एक हाइड्रोकार्बन्स ले रहा हूँ यहाँ पर। तो बोलिएगा CH3 और CH3 हो गया। ये CH3 हो गया। अब देखिएगा ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है बोलो बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। अब क्यों है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये सिर्फ किससे बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन्स हुआ है। हम क्या करते हैं, इस वाले कार्बन से, मान लेते हैं इससे या इससे किसी एक से भी, तो इस वाले कार्बन से, ये सिंपल समझते हैं हम लोग, आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। जैसे CH4 है, तो ये CH4 क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। हम क्या करते हैं, CH4 से एक H को रिमूव कर देते हैं। एक H को रिमूव कर दिया, तो यहाँ से हम लोगों ने एक H को रिमूव कर दिया। जैसे एक H को रिमूव करा जहाँ से, तो वहाँ पर क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। तो ये क्या बना बोलो बच्चों, CH3OH बना है। क्या बना है, CH3OH बना है। दूसरे केस में हम ऐसा करते हैं कि हम इस बार इससे H हटाते हैं एक वही, और जहाँ से H हटाए वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, CHO जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, CHO जोड़ देते हैं। प्लस का मतलब है ऐड कर रहे हैं, माइनस का मतलब है रिमूव कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा कंपाउंड, CH3CHO कर देते हैं। चलो हम इस बार ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से H हटाते हैं, और जहाँ से H हटाएंगे वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, NH2 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, NH2 जोड़ देते हैं। तो ये NH2 जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, CH3 और NH2 बन गया। क्या बन गया, CH3NH2 बन गया। अब आगे चलते हैं एक बार। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ से H हटाया, मान लेते हैं कि हम H हटा रहे हैं, और जहाँ से H हटा रहे हैं तो वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, COOH जोड़ देते हैं। तो ये क्या बना, CH3COOH बना है। क्या बना है, CH3COOH बना है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग H हटा रहे हैं, और जहाँ से H हटा रहे हैं तो वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं,
माना कि हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं CONH2 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? CONH2। तो ये कंपाउंड कौन सा बना? CH3CONH2 बना है। तो ये सारे के सारे जो पांचों कंपाउंड, इस तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो पांचों के पांचों कंपाउंड बनाए हैं, तो किससे बनाए बोलो बच्चों? हाइड्रोकार्बन से बनाए हैं। किससे बनाए हैं? हाइड्रो। तो ये जो पांचों के पांचों हम लोगों ने कंपाउंड बनाए हैं, किससे बनाए? हाइड्रोकार्बन से बनाए हैं। किससे बनाए? हाइड्रोकार्बन से बनाए। तो इन पांचों कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं डेरिवेटिव्स। क्या कह सकते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ किसके कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के। क्यों कह सकते हैं इनको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? क्योंकि ये जो पांचों कंपाउंड है हम लोगों ने किससे ड्राइव करे? हाइड्रोकार्बन से ड्राइव करे हैं। तो इसलिए पांचों कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। अब इनके नाम क्या होते हैं वो अभी बाद में बताएंगे। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी उतना ही समझिएगा। तो मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो मेन डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की और उसके डेरिवेटिव्स की करते हैं। तो हम लोग कैसे स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स की उसको भी देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को इनके नाम करने सिखाऊंगा और जिसको कहते हैं हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो समझ आए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स वो सभी कंपाउंड है जो सिर्फ किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं और हाइड्रोजन से बने होते हैं। उनको कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। डेरिवेटिव किन्हें कहते हैं? जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं वो सभी कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और केमिस्ट्री की एक वो ब्रांच जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करें हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उस ब्रांच को? हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने शॉर्ट में बताया था आप लोगों को कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक शब्द लिया गया है कहाँ से? कार्बन से लिया गया है। और रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो सिंपल कह सकते हैं कि जो कार्बन की केमिस्ट्री है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम लोग कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं? कार्बन के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? कार्बन के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कार्बन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कार्बन। तो हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कार्बन की केमिस्ट्री लेने जा रहे हैं। देखिए जो कार्बन है एक तो ये नॉन मेटल है। कैसा है ये बोलो? नॉन मेटल है। कैसा है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है, पहले तो ये नॉन मेटल है। दूसरा क्या है? इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक जो नंबर होता है इसका 6 होता है। इसका जो सिंबल होता है, कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बोलो बच्चों? C होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है? 2 और 4 होता है। इसकी आउटर मोस्ट जो शेल है, जो कार्बन है, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो कह सकते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की बोलो? 4 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? कार्बन की जो वैलेंसी होती है, इसकी जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो कितनी होती है? 4 होती है। तो जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको हम लोग कहते हैं टेट्रा वैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेट्रा वैलेंट कहते हैं। जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको हम लोग मोनोवैलेंट कहते हैं, और जिनकी वैलेंसी 2 होती है उनको हम डाईवैलेंट कहते हैं, और जिनकी वैलेंसी 3 होती है उनको हम लोग ट्राईवैलेंट कहते हैं, और जिनकी वैलेंसी 4 होती है उनको हम लोग टेट्रा वैलेंट कहते हैं। और 4 से कभी ज़्यादा वैलेंसी नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कार्बन है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? जो कार्बन है हम कह सकते हैं कि इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं आपको, कार्बन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है तो आपको बता रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इसकी? हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। तो कार्बन की 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इट हैज 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। इट हैज 2 मेन
कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो कार्बन जो है इसकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट हैज़ टू मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको कहते हैं इट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब ये है मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इट हैज़ या इट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो पहली जो मेन विशेषता है इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कार्बन क्या बना सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो जैसा इसका मूड करेगा या जिस टाइप का इसका मूड करेगा तो उस तरह से ये बॉन्ड बना लेगा। दूसरा क्या होता है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो मेन है, इट शोज कैटिनेशन होते हैं, इट शोज कैटिनेशन होते हैं, इट शोज कैटिनेशन होता है। तो कार्बन क्या शो करता है, कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन का मतलब होता है दैट इज सेल्फ लिंकिंग, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होते हैं। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है खुद में जुड़ने की क्षमता या स्वयं में जुड़ने की क्षमता को ही हम लोग कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन दो यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है या कार्बन दो मेन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो पहली तो ये है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन कैटिनेशन शो करता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। अब आपको बताते हैं कि कैटिनेशन क्या होती है। तो कैटिनेशन का मतलब होता है, कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब होता है, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन की जो सबसे ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टी है या कार्बन की जो सबसे ज़्यादा यूनिक खासियत है वो ये है कैटिनेशन है। कार्बन के बराबर कोई भी एलिमेंट कैटिनेशन शो नहीं कर सकता है जितना स्ट्रॉन्गर कैटिनेशन कौन शो करता है, कार्बन शो करता है। तो कार्बन के आगे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि इसकी बराबरी कैटिनेशन में कर सके। देखिए, तो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब होता है स्वयं में जुड़ने की क्षमता। तो कार्बन जो होता है उसकी स्वयं में जुड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। एक कार्बन दूसरे से जुड़ता चला जाता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता चला जाता है, तीसरा चौथे से जुड़ता चला जाता है। इस तरह से 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 और 500 यदि कार्बन भी आपस में जुड़ना चाहें तो वो आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये खुद में जो जुड़ने की क्षमता है, जो स्वयं में कार्बन की जुड़ने की क्षमता है, इसी को कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं। देखिए, ऐसी कैटिनेशन कोई भी शो नहीं करता है। जैसी कैटिनेशन कौन शो करता है, कार्बन शो करता है। और इसी कैटिनेशन की वजह से कार्बन एक प्रकृति के अंदर अपनी नई केमिस्ट्री तैयार करता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसी कैटिनेशन की वजह से कार्बन नेचर के अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। और जब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं प्रकृति में, उन कंपाउंड्स को रख दिया जाता है केमिस्ट्री के अंदर और उस केमिस्ट्री को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए, जैसे कार्बन एक दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, तीसरा चौथे से जुड़ा, पांचवें से जुड़ा, छठे से जुड़ा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्बन की जो आपस में जुड़ने की क्षमता है, इसी को कहते हैं हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन प्रकृति के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म क्यों करते हैं, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं कर पाते हैं। या कहें कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी पूछ लेते हैं कि प्रकृति में जो कार्बन है वो इतने कंपाउंड्स बनाता है जितने सारे एलिमेंट्स मिलके भी नहीं बना पाते। तो इसकी दो वजह है। पहली वजह है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। इतने मल्टीपल बॉन्ड कोई भी एलिमेंट नहीं बना सकता है जितने मल्टीपल बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। और दूसरा जो मेन है वो ये है कि कार्बन क्या शो करता है, कैटिनेशन शो करता है। या कहें कि कार्बन क्या शो करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो समझ आए कि नहीं है। तो कार्बन नेचर के अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बना रहा है,
क्योंकि कार्बन दो यूनिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एक तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की विशेषता है उसकी, और दूसरी क्या है, वो कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब ये है कि एक कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से, और हजारों कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के बड़ी बड़ी क्या बना देते हैं, नेचर में चेन्स बना देते हैं। तो ये जो खुद में जुड़ने की क्षमता है कार्बन की, इसी को कहते हैं हम लोग कैटिनेशन। और इसी की वजह से कार्बन नेचर के अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है, या कहें कि प्रकृति के अंदर इतने कंपाउंड्स बनाता है कार्बन जितने सभी एलिमेंट्स मिलके भी नहीं बना पाते हैं। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो कंपाउंड पढ़ेंगे वो कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं पहले। देखिए नेचर के अंदर जो कंपाउंड होते हैं, नेचर के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक तो जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो प्रकृति के अंदर या नेचर के अंदर जो कंपाउंड्स है वो तीन तरह के होते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और बच्चों दूसरे कौन से होते हैं बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और तीसरे जो बच्चों होते हैं कंपाउंड्स, उनको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उसमें कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो थोड़ा समझिएगा, जिस केमिस्ट्री में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं उस केमिस्ट्री को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिस केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो उस केमिस्ट्री को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिस केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड्स पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन, तो उस केमिस्ट्री को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम कौन से कंपाउंड्स पर बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बात करेंगे। अब देखिएगा बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो तरह के होते हैं। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सैचुरेटेड। कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ लिया होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होते हैं बच्चों, और दूसरे कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो सैचुरेटेड होते हैं और दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। एक तो सैचुरेटेड है और दूसरे कैसे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिएगा बच्चों, जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड आता है उन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल एंड कैसे होते हैं, ट्रिपल होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड या फिर कैसा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, सभी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, और सभी डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है या सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर आते हैं एल्केन आते हैं। कौन आते हैं, एल्केन आते हैं। कौन आते हैं, एल्केन। या कहें कि एल्केन हम किसे कहते हैं, एल्केन हम उन्हें कहते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड आते हैं अनसैचुरेटेड में, दो तरह के कंपाउंड आते हैं। एक तो आता है एल्कीन और दूसरा कौन आता है बोलो बच्चों, एल्काइन आता है। कौन आता है, एल्काइन आता है। तो एल्कीन किसे कहते हैं या एल्काइन किसे कहते हैं, एल्कीन हम उसे कहते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये डबल बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं। और एल्काइन कैसे होते हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं बोलो, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। तो देखिएगा, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड आता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को विज्ञान एल्कीन नाम देता है, और जिन कंपाउंड्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है उन कंपाउंड्स को विज्ञान एल्काइन नाम देता है। अब देखिए, जो एल्केन होता है, इस एल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है
जर्नल फॉर्मूला है। ये जो GF है ना, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये जर्नल फॉर्मूला है। तो क्या है जर्नल फॉर्मूला? इसका जर्नल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n और +2 होता है। अब कहेंगे कि इस फॉर्मूले का क्या यूज करेंगे, तो जब आपको एल्केन पढ़ाएंगे डिटेल में तो तब बताएंगे कि इस फॉर्मूले का हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। बस अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, बाय द हेल्प ऑफ चार्ट बता रहा हूँ। तो जर्नल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n +2 होते हैं। n क्या होते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। n क्या होते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। क्या होते हैं बोलो बच्चों? n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। अब देखिएगा बच्चों, इसमें जो सफिक्स लगता है, सफिक्स का मतलब होता है जो सरनेम होता है, ये इसके नाम के बाद लगता है, वो क्या लगता है? एन लगता है। क्या लगता है? एन होता है। तो इसका जो सफिक्स है, जो इसका सरनेम है, वो एन होता है। जैसे किसी बच्चे का नाम ऋतिक गुज्जर है, तो ऋतिक तो नेम हो गया उसका, और गुज्जर क्या हो गया? उसका सरनेम हो गया। तो ऐसे ही एल्केन का सरनेम क्या होता है? एन होता है। जैसे किसी का नाम क्या होता है? अंकित शर्मा है, तो अंकित क्या हो गया? उसका नेम हो गया, और शर्मा क्या हो गया? उसका सरनेम हो गया। तो ऐसे ही एल्केन का जो सरनेम होता है वो क्या होता है? एन होता है। अब जो एल्कीन होता है, इसकी भी जो GF होती है, GF मतलब जर्नल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? CnH2n होता है। n यहाँ पर बच्चों क्या होता है आपको पता ही है, n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो इन फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं और क्या इनका मतलब होता है, तो आपको तब पढ़ाएंगे जब आपको डिटेल में क्या पढ़ाएंगे? एल्कीन पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, या हम लोग चार्ट की मदद से देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं। तो n क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। और बच्चों दूसरा यहाँ पर जो सफिक्स लगता है, इसका जो सरनेम होता है वो क्या होता है? ईन होता है। क्या होता है? ईन होता है। अब हर की अलग अलग पहचान है, तो एन की पहचान, जो एल्केन है उसकी पहचान एन से होती है, एल्कीन की पहचान किससे होती है? ईन से होती है। और ऐसे ही जो एल्काइन है, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है CnH2n -2 होता है। n यहाँ पर वही होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। और बच्चों यहाँ पर जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है बोलो बच्चों? सफिक्स जो यहाँ पर लगता है वो आइन लगता है। क्या लगता है बोलो बच्चों? आइन लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या लिया है? चार्ट लिया है। तो बोलिए कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक, और तीसरे कोऑर्डिनेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं और दूसरे अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हम उन्हें कहते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं जिन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड आता है वो सभी सैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन कंपाउंड्स में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो दैट कंपाउंड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n +2 होता है। n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, और सफिक्स जो होता है इसका एन होता है। अब एल्कीन क्या होते हैं? जो एल्कीन है, तो एल्कीन क्या होते हैं? ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, और इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। n यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, सफिक्स इसमें ईन होता है। और जो एल्काइन है वो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, इसकी GF जो है वो CnH2n -2 है। n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और सफिक्स हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? आइन लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको मिटा रहे हैं। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिएगा बच्चों, अच्छा एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। फिर बताइए मुझे कि कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक, दूसरे कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक, और तीसरे कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेशन होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन से कंपाउंड पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड्स पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड्स पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड देखेंगे बोलो बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, और दूसरे को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? जिस कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड आता है, या जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड आता है उनको सैचुरेटेड कहते हैं। और जिनमें डबल और ट्रिपल आता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? अनसैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड वालों को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और
डबल बॉन्डेड वालों को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्डेड वालों को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा अब आपको ये बात याद रखनी है, यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो नेम ऑफ कार्बन एटम्स देख रहे हैं, तो नेम ऑफ कार्बन एटम्स देख रहे हैं, तो नेम ऑफ कार्बन एटम्स देख रहे हैं कि किस कार्बन एटम का क्या नाम होता है। तो नेम ऑफ कार्बन एटम है, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। यदि आपने अच्छे से याद नहीं करा तो आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आएगा, या कहीं कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आएगा। तो देखिएगा किसके क्या नाम होते हैं। एक कार्बन को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक कार्बन का जो नाम होता है वो मैथ होता है। क्या नाम होता है बोलो बच्चों, मैथ होता है। दो कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं, ऑर्गेनिक में एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तीन कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, प्रॉप कहते हैं। जो चार कार्बन होते हैं उसको हम लोग ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और 5 कार्बन का जो केमिस्ट्री में नाम होता है उसको हम लोग पेंट कहते हैं। और 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, हेक्स कहते हैं। 7 कार्बन जो होता है उसको हम लोग हेप्ट कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। और 8 कार्बन को बच्चों हम लोग ऑक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। और जो 9 कार्बन होते हैं उसको हम लोग नॉन कहते हैं। और बच्चों 10 कार्बन को हम लोग डेक कहते हैं। ऐसे तो आप लोगों को 10 तक ही यूज़ करना है, बट मैं 2 और बता देता हूँ। जो 11 कार्बन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जो 11 कार्बन होते हैं, जो 11वां कार्बन होता है, जो 11 कार्बन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अनडेक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनडेक कहते हैं। और जो 12 कार्बन होते हैं उसको बच्चों हम लोग कहते हैं डो डेक कहते हैं। क्या कहते हैं, डो डेक। तो एक कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रॉप कहते हैं, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नॉन कहते हैं, और 10 कार्बन को बच्चों क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। 11 कार्बन को क्या कहते हैं, अनडेक कहते हैं। 12 कार्बन को क्या कहते हैं, डो डेक कहते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से रट लेना, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। यदि आप लोगों ने इनको याद नहीं करा तो आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आएगी, या कहीं कि आपको IUPAC नहीं आएगा। अब देखिएगा, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और कुछ बताते हैं आपको। देखिए, जो बॉन्ड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। अब देखिएगा, जो बॉन्ड होते हैं वो भी 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। नेचर के अंदर मेनली 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक जो बॉन्ड होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड होते हैं। कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक जो बॉन्ड होता है, जो बच्चों आयनिक बॉन्ड होता है वो किसके अंदर होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, या कहें कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं तो उसके अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं। अब दूसरे कैसे बॉन्ड होते हैं, दूसरे जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं। जनरली किसके अंदर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को कौन से बॉन्ड पढ़ने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने हैं। कौन से बॉन्ड पढ़ने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने हैं। तीसरे जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं। तो तीसरा बॉन्ड होता है प्रकृति के अंदर वो होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होता है वो किन कंपाउंड्स के अंदर होता है, कोऑर्डिनेशन वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं बोलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, ये जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। चलिए अब देखिएगा, यदि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसमें आप कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड है। तो इसका मतलब आपको आयनिक बॉन्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यदि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखनी है तो आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, या आपको कोवेलेंट बॉन्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है उसके अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो यदि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए।
वरना आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं आएगी या आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स समझ नहीं आएंगे। तो देखिएगा बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो फिर हम लोग अपने मेन IUPAC नोमेनक्लेचर पर प्रवेश करेंगे। देखिए, यदि हम डायरेक्ट IUPAC पे जाएं तो आप लोगों को समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड भी पता नहीं होता है, तो उन्हें भी समझ आना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले जल्दी से 10-5 मिनट में कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। चलिएगा, तो हालांकि सभी बच्चे इसको 10th में पढ़ के आते हैं, पढ़ाते हैं आपके टीचर कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिएगा, तो हम लोग देखिएगा कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे हैं। अब देखिएगा, पहली बात तो यह है बच्चों कि कोई भी चीज बॉन्ड क्यों बनाती है, ये कोई भी चीज एक दूसरी चीज से अट्रैक्ट क्यों होती है? तो इसकी वजह ये होती है ताकि वो प्रकृति के अंदर क्या हो जाए, अस्टेबल हो जाए। कोई भी चीज यदि किसी चीज के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो उसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है, ओनली टू गेट स्टेबिलिटी होता है, कि उसे किसी भी तरह से स्टेबिलिटी मिल जाए या उसे किसी भी तरह से क्या मिल जाए, स्थिरता मिल जाए। तो यदि कोई लड़का जो है लड़की से शादी कराता है तो वो इसीलिए कराता है कि उसे स्टेबिलिटी मिल जाए, तो दूसरी स्टेबिलिटी तो मिलती नहीं, जो पहले थोड़ी बहुत होती वो भी चली जाती है। अब जो कोई लड़की है या लड़का है एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो उनका प्रयोजन सिर्फ यही है कि उन्हें स्टेबिलिटी मिले, उन्हें स्थिरता मिले, उन्हें खुशी मिले, उन्हें हैप्पीनेस मिले, उन्हें प्लेजर मिले, बस यही एक प्रयोजन होता है। तो जैसे आपकी दुनिया में बिहाव होते हैं, आपकी दुनिया में अट्रैक्शन होते हैं, तो ऐसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में भी बिहाव होते हैं और अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन को केमिस्ट्री की दुनिया में कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे आपकी दुनिया में 7 फेरे होते हैं, तो इनकी दुनिया में बनते हैं क्या, बॉन्ड बनते हैं। तो कहते हैं ना कि एक लड़की और लड़के में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ऐसे इनकी दुनिया में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और वीक बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग जुड़ाव होते हैं और वीक जुड़ाव होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। एक और बात आपको बता देता हूं बच्चों, देखिए ये जो बॉन्ड बनाए जा रहे हैं या ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो इनका प्रयोजन होता है ओनली टू अचीव स्टेबिलिटी होते हैं, सिर्फ स्टेबिलिटी को अचीव करना। और वैज्ञानिक कहते हैं कि हर एटम तभी स्टेबल होता है जब उसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और बाकी शेल्स में कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यदि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो एटम स्टेबल है, और बाकी शेल में 8 से कम है तो भी वो एटम क्या है, अस्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल है। उस स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, वो स्टेबल होने के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है या पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, तो उन्हें पूरा करने के लिए उसे क्या बनाने पड़ते हैं, या तो बॉन्ड बनाने पड़ते हैं या फिर एक दूसरे एलिमेंट से क्या होना पड़ता है, अट्रैक्ट होना पड़ता है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है इक्वल, बाय म्यूचुअल या कहीं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। देखिएगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैंने बोला दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड बनते हैं जब बराबर की क्या होती है, शेयरिंग होती है। और किसकी बराबर की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, एटम्स के बीच में होती है। तो समझिएगा इसको क्या मतलब है, थोड़ा आप समझिएगा धीरे से। तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स होते हैं। तो खुद ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले जो होता है उसको कहते हैं हम लोग सिंगल कोवेलेंट क्या कहते हैं बोलो बच्चों, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, अभी बताएंगे, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल या फिर क्या कह सकते हैं, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन ए
बिटवीन ए क्या एटम्स। तो मैंने बोला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? जब बराबर की शेयरिंग होती है। किसकी बराबर की शेयरिंग होती है? इलेक्ट्रॉन्स की बराबर की शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में, तो तब बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो मैंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं जब इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के बीच में होती है। खुद कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? सिंगल लाइन से। जो एक लाइन खींची है, जो एक डंडा सा खींचा है, तो ये सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इस तरीके के जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहे हैं बाय म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब है बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। इसको समझने की अब कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। देखिए, दो हाइड्रोजन घूम रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। अब हाइड्रोजन का नंबर, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इस हाइड्रोजन के एटम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों हाइड्रोजन के एटम नेचर के अंदर घूम रहे हैं, ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी एटम स्टेबल है, वरना एटम कैसा है? अनस्टेबल है। अब ये दोनों अनस्टेबल है, तो कोई भी चीज प्रकृति के अंदर अनस्टेबिलिटी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि जल्दी से उसे स्टेबिलिटी मिले और प्रकृति के अंदर शांति से अपने जीवन को व्यतीत करे। अब देखिए बच्चों, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास जाता है और इनमें कम्युनिकेशन होता है। हालांकि विज्ञान अभी समझ नहीं पाया है कि एटम में कम्युनिकेशन कैसे होता है, बट इनमें कम्युनिकेशन होता है, पक्का है। भले हम इनकी भाषा नहीं समझ पाए, ठीक है, मगर होता है। तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाता है और कहता है कि देख, हाइड्रोजन ऐसा लग रहा है जैसे स्त्रीलिंग हो, मतलब बहन समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन इसके पास गई और इसने बोला कि देख बहन, तू भी अनस्टेबल है और मैं भी अनस्टेबल हूं, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे तू भी स्टेबल हो जाए और मैं भी क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। इस वाली हाइड्रोजन ने कहा कि बहन, तू ज्यादा अनुभवी है, तो तेरे को ज्यादा पता है, तो ऐसा हम कौन सा काम करें ससुरा जिससे हम दोनों क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो इस वाले हाइड्रोजन ने कहा कि हम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और मैं तेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगी, ठीक है। इससे हम दोनों बन जाएंगे एक दूसरे के साथ और फिर प्रकृति में हम स्टेबिलिटी क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। देखिए, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है? शेयर कर लेती है, और ये वाली हाइड्रोजन भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है? शेयर कर लेती है। जैसे इसने एक शेयर करा तो इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास भी क्या हो गए? 2 हो गए, तो जिस वजह से दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 1-1 की। तो इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H हो गया। तो इसका मतलब ये बता रहा है, जो डंडा सा बता रहा है, इस डंडे का मतलब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये बता रहा है कि इन दोनों एटम्स के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। क्या हुई बोलो? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हुई है। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हम लोग दूसरा समझने की कोशिश करते हैं, तो ये पहले हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी H2 में, कि प्रकृति के अंदर H2 कैसे बना है, ये H2 या हाइड्रोजन के 2 एटम नेचर के अंदर कैसे जुड़े हैं। अब हम लोग दूसरी देख लेते हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में, वो भी सिंगल। अब ये CH4 को देख लेते हैं। जो CH4 होता है वो मीथेन होता है, तो मीथेन को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिएगा बच्चों, जो मीथेन होता है इसके पास एक कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से हम लोग एक कार्बन को और 4 हाइड्रोजन को लिख देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितने होते हैं? 2-4 होता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन की जो आखिरी शेल है, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो भैया इन 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया 4 डॉट से। तो ये जो डॉट है, यदि कोई पूछ ले कि ये डॉट क्या बता रही है, तो ये डॉट रिप्रेजेंट कर रही है कि इस कार्बन की वैलेंस शेल में या इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बता रही है। हमेशा याद रखना बच्चों कि किसी भी, जब आप कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स को समझोगे या बनाओगे या दिखाओगे आप लोग, तो उस समय आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन की? 6, ठीक है, 4 होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2-4 हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1-1 होता है। अब देखिए, चारों हाइड्रोजन इकट्ठी होती है और कार्बन के पास जाती हैं और कार्बन से कहती है कि देख कार्बन, तू भी अनस्टेबल है और हम चारों हाइड्रोजन भी क्या है? अनस्टेबल है। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि जिससे तू भी स्टेबल हो जाए
और हम भी क्या हो जाए, अस्टेबल हो जाए। तो कार्बन ने कहा कि बताइए ऐसा कौन सा काम करे जिससे तुम भी अस्टेबल हो जाओ और मैं भी क्या हो जाऊं, अस्टेबल हो जाऊं। तो हाइड्रोजन ने इसको सलाह दी कार्बन को कि तू हमारे साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, शेयर कर ले। जब तू हमारे चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी तो तेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हमारे पास चारों के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिस वजह से तू भी स्टेबल हो जाएगी नेचर में और हम चारों भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये राजी हो गई और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करना शुरू कर दिया। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा तो कितने हो गए इस हाइड्रोजन के पास, 2। इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो इसके पास भी कितने हो गए, 2। इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो इसके पास भी कितने हो गए, 2। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा तो इसके पास भी कितने हो गए, 2। मगर अभी भी कार्बन के पास कितने हैं, 4 ही है। तो कार्बन इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, शेयर कर लेती है। तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और मैंने इस तरह से दिखा दिया है। तो कार्बन के पास भी 8 हो गए और चारों हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो यदि हम देखें तो इसको सिंपल बनाएं तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है शेयर, 1। तो इससे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंगल लाइन से करते हैं, ये एक डंडे से करते हैं। अब ये डंडा क्या बता रहा है, ये डंडा बता रहा है कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। इसी तरह से ऊपर भी एक आ गया है, इसी तरह से नीचे भी एक आ गया और इसी तरह से नीचे भी एक आ गया। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब 11th में आ गए हैं और 12th में हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, CH4 लिख देते हैं। तो इस तरह से नेचर के अंदर मीथेन फॉर्म होता है। अब और थोड़ा आगे देखते हैं, कुछ और भी आगे देखते हैं। तो देखिए अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखिए। तो मैंने बोला कि इस तरह के बॉन्ड तभी बनते हैं जब एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बराबर की शेयरिंग होती है। देखो धोखाधड़ी नहीं हुई है। तो इस कार्बन ने और इस हाइड्रोजन के साथ सिर्फ क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा। यदि हाइड्रोजन ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो कार्बन ने भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं या एक डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि कोई पूछ ले कि डंडा क्या है तो आपको बताना है कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यदि वो पूछ ले कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये डंडा सा, तो आप बताना है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। अभी हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं अदर एग्जाम्पल से। तो थोड़ा समझिएगा बच्चों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को दूसरे एग्जाम्पल से। तो बोलो कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। चलिएगा हम लोग अपने वही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पे आते हैं। अब देखिएगा इसको बनाते हैं हम लोग। जैसे C2 हो गया है और C2H6 हो गया है। इसका नाम जो होता है केमिस्ट्री में इथेन होता है। इसकी नेमिंग आपको सिखाएंगे, बट अभी हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग सीख रहे हैं, इथेन है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बना है। तो देखिएगा अब ये कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 है, तो C2 का मतलब 2 है। हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो बच्चों, 4 होते हैं। क्यों होते हैं 4? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 4 होते हैं। तो इसकी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 हुए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो ये रहा 6। इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये इस तरह से हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। और हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। देखिएगा ये भी हाइड्रोजन अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन भी यहाँ दोनों अनस्टेबल है क्योंकि उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक एटम तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक उसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए और बाकी शेल में कितने ना हो जाए, 8 ना हो जाए। तो कार्बन चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आखिरी शेल में, जिस वजह से वो स्टेबल हो जाए, और हाइड्रोजन चाहता है कि उसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और जिस वजह से वो नेचर के अंदर क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इनमें कम्युनिकेशन चला, और कम्युनिकेशन चलने के बाद ये सब के सब आपस में क्या हो गए, तैयार हो गए क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। अब देखिएगा ये हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा। तो तीनों की तीनों ही जो ये हाइड्रोजन है इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। मगर कार्बन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो बच्चों, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगी, ये जो कार्बन है 3 इलेक्ट्रॉन तो इन हाइड्रोजन से शेयर कर लेगी, एक इससे, एक इससे, एक इससे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ोस वाली जो कार्बन है उससे क्या कर लेगी, शेयर कर लेगी। तो जिस वजह से इस वाली कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी शेयर कर लिया है, यहाँ पर भी इस तरह से शेयर हो गया है, यहाँ भी इस तरह से शेयर हो गया, और ये वाली कार्बन भी
इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, शेयर कर लेगी। तो यदि हम लोग इसको बनाएं तो देखेगा बच्चों क्या हुआ है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक एक की हुई। तो इससे कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। इसके बीच में और इसके बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इससे भी सिंगल बॉन्ड आ गया। इसके बीच में एक की हुई है तो इससे भी सिंगल बॉन्ड आ गया है। इसके बीच में भी हुई तो इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड आ गया। इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड आ गया। इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड आ गया, इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड आ गया। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप लोग होशियार हो गए हैं और 11th और 12th में हम लोग ऐसे कम लिखते हैं। तो अब देखिएगा इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो हम लोग लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं। इसके साथ भी कितने जुड़े हैं, 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, अब हम लोग यदि यहाँ पर समझे तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये कार्बन था, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करा। और ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये भी बता रहा है कि इस कार्बन ने इन तीनों हाइड्रोजन से तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा ही करा है, साथ में इस वाली जो पड़ोस वाली कार्बन है उसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा और शॉर्ट में चलते हैं, अब इसको थोड़ा इस तरह नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट लिखते हैं, जैसे C3 हो गया, H8 हो गया, इसका नाम जो होता है केमिस्ट्री में प्रोपेन होता है। तो प्रोपेन में आपको कोवेलेंट बॉन्ड शो करके दिखाने हैं या C3H8 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 है, तो 1 2 और 3 हो गया ना, 3 हो गया। चलिए अब देखिएगा कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया 8। बोले कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? ओके, तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, अब तो आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इन सभी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक है। तो 4 तो इसके पास अपने हैं, एक पड़ोस वाले से शेयर कर लेगा तो इस कार्बन के पास कितने हो गए, 5 हो गए। एक इससे शेयर कर लेगा ऊपर वाले हाइड्रोजन से तो कितने हो गए, 6। एक इससे शेयर कर लेगा तो कितने हो गए, 7। और एक नीचे वाले से शेयर कर लेगा तो कितने हो गए, 8। तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, 8 हो गए। और हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए, इन तीनों के 2 हो गए। तो अब ये वाला कार्बन को देखेगा, ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, एक इससे शेयर करा तो कितने हो गए, 5। एक पड़ोसन वाली कार्बन से शेयर कर लेगा तो कितने हो गए, 6। एक ऊपर से शेयर करा तो कितने हो गए, 7। और एक नीचे से शेयर करा तो कितने हो गए, 8। तो ये वाला कार्बन भी स्टेबल हो गया। ऐसे ये वाला कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, एक इस वाली पड़ोसन वाली कार्बन से शेयर करा हुआ है तो कितने हो गए, 5। एक इस वाले हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा तो 6, ऊपर वाले से शेयर कर लेगा तो 7 और नीचे वाले से शेयर कर लेगा तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, CH क्या हो गया, 3। इसका मतलब है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। या कहें कि इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा हुआ है, साथ में पड़ोसन वाली कार्बन से भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा हुआ है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो समझ आए कि नहीं आए? अब एक और मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट जो है C4 हो गया है और H10 हो गया है, C4H10 हो गया है। इसका जो नाम होता है, C4H10 का जो नाम होता है वो होता है ब्यूटेन होता है। क्या नाम होता है बोलो बच्चों, ब्यूटेन होता है। अब ब्यूटेन को अंदर हम लोगों को ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ब्यूटेन देखिएगा तो ये रहा, ये 4 बना लिए, 4 बना लिए। अब देखिए हो गया 4। देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिया, इसके साथ शेयर कर लिया, इसके साथ, ये शेयर हो गए, एक एक हो गए। तो 4 तो अपने थे, एक इसके साथ कर लिया तो कितने हो गए, 5 हो गए। 8 होने में कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से। तो इधर 3 आ जाएंगे हाइड्रोजन। 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने थे, एक इससे शेयर करा तो 5 हो गए, इससे शेयर करा तो 6 हो गए। 8 होने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे CH2 आ गया। 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, एक इससे शेयर करा तो 5, एक इससे शेयर करा तो 6 हो गए। 8 होने में कितने की कमी है, 2 है। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करेगा तो इस तरह से ये आ गया है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 2 इससे शेयर करेगा तो कितने हो गए, कितने हो गए बोलो बच्चों, ठीक है 5 हो गए। यहाँ पर 8 होने में कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से कर लेगा। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन की संख्या, ये हाइड्रोजन के जो जोड़ी जाती हैं कार्बन के साथ, तो वो स्पेसिफिक होती है, उनका एक तरीका होता है जोड़ने का। ये अनसट कोई तरीका नहीं होता है कि कहीं भी कितने भी हाइड्रोजन को आप जोड़ दें या कहीं भी कितने भी हाइड्रोजन को आप लोग लगा दें, तो ये नहीं होता है। अब देखिएगा जैसे आपके टीचर ने ये कहा कि ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है। आपके टीचर ने कहा कि ये कार्बन की चेन है, आपको ये चेन दे दी है और आपसे कहा कि इस चेन में हाइड्रोजन लगाइएगा
किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो देखिएगा बड़ा आसान है, आप लोग लगा देंगे। तो पहले तो ये बहुत सारी कार्बन आपस में जुड़ी है। तो ये क्यों जुड़ी है? क्योंकि कार्बन की कैटिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी है। ये सिंगल डंडा है ना, एक डंडा है या सिंगल लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। इसका मतलब ये है कि हर कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रखी है? शेयरिंग हो रखी है। देखिएगा यहाँ पर H लगाने हैं कि किस कार्बन के साथ कितने H आएंगे। देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो बच्चों? 4 है। एक इससे शेयर करा तो कितने हो गए? 5। 8 होने में कितने की कमी है? 3 की। तो 3 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा? हाइड्रोजन से। ऐसे ही यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, एक इससे शेयर करा 5 और एक इससे शेयर करा 6, तो 8 होने में कितने की कमी है? 2 की। इस तरह से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, कौन? ये वाला कार्बन। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, एक इससे शेयर करा तो कितने हो गए? 5। एक इससे शेयर करा तो 6, एक नीचे से शेयर करा तो कितने हो गए? 7 हो गए। 8 होने में कितने की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा? हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, एक इससे शेयर करेगा तो 5 हो गए, एक इससे शेयर करेगा तो 6 हो गए। 8 होने में कितने की कमी है? 2 की। तो बच्चों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? हाइड्रोजन आ जाएंगे 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा? हाइड्रोजन से। तो इसी तरह से यहाँ भी 2 ही आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा देखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, एक इससे शेयर करा 5, एक इससे शेयर करा 6 और एक नीचे से शेयर करा 7 और एक ऊपर से शेयर करा तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगी, क्योंकि ये कार्बन स्टेबल हो चुका है, क्योंकि 4 अपने थे और 4 ये कार्बन से, 4 अदर कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 आएंगे बच्चों, और यहाँ पर कितने आएंगे? 3 आएंगे, और यहाँ पर बच्चों कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ने हैं। तो ये हाइड्रोजन जुड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का मतलब है अपने ऑक्टेट को या अपने डबलेट को पूरा करने के लिए, या कहीं कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए और बाकी सेल में कितने को? 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ही यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐड होते हैं। इसके बाद बच्चों जो हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट है, उसका नाम है डबल कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे हैं। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को समझने की कोशिश करना। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत आसान है, जैसे कैसा? कौन है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। चलिएगा बच्चों, तो थोड़ा मिटने में टाइम लगता है, आराम से मिटा रहा हूं। देखिएगा बच्चों, अब हम लोग जो ले रहे हैं उसका नाम है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो बोलो बच्चों? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? डबल लाइन से। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग डबल लाइन से या कहीं डबल डंडे से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? बराबर। म्यूचुअल या कहीं इक्वल शेयरिंग ऑफ, क्या बोलो बच्चों? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने बोला कि इस तरह का बॉन्ड कब बनता है? जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो म्यूचुअल में भी यहां थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करेंगे कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन क्या? एटम्स। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो बॉन्ड है, जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, वो तभी बनते हैं जब एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की बराबर की क्या होती है? शेयरिंग होती है, या 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स से। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपको 10th में भी बताते हैं, वो ले रहे हैं हम लोग किससे? ऑक्सीजन से ले रहे हैं। देखिएगा, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। देखिएगा, पहला जो एग्जाम्पल है वो O2 से समझ रहे हैं। देखते हैं कि नेचर के अंदर O2 किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, एक ऑक्सीजन का एटम ये रहा और एक ऑक्सीजन का एटम ये रहा।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2 6 होता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। और इनको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया 6 डॉट से। ये 6 डॉट क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि ऑक्सीजन का जो एटम है या जो ऑक्सीजन है उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक 8 इलेक्ट्रॉन ना पूरे हो जाएं तो तब तक स्टेबल ही नहीं होता है। मगर ये दोनों ऑक्सीजन अपने को स्टेबल करना चाहती है, तो ये पास पास आई और पास पास आते ही इनमें कम्युनिकेशन, इनमें बातचीत होनी क्या हो गई? शुरू में शुरू हो गई। तो ये ऑक्सीजन कहती है कि देख दोनों हम अनस्टेबल हैं, तो यदि हम लोग चाहते हैं कि हम दोनों ही स्टेबल हो जाएं, तो इसने बोला कि कैसे होंगे? तो इसने बोला कि हम आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो यदि हम 2-2 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेते हैं तो हम दोनों क्या होंगे? स्टेबल हो जाएंगे, मगर साथ साथ हम दोनों जुड़ भी जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेते हैं, तो 6 पहले थे और 2 इससे शेयर करके कितने हो गए? 8 हो गए। 2 इससे, ये भी इससे 2 शेयर कर लेते हैं तो इसके पास भी कितने हो गए? 8 हो गए। तो बताओ इन दोनों ऑक्सीजन के एटम ने आपस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? 2-2 शेयर करें। तो इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डबल लाइन से। तो हम लोग लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कभी आपको पूछ ले कि ये 2 लाइनें से क्या है, तो ये 2 लाइनें बता रही हैं कि इन दोनों ऑक्सीजन के एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। यदि पूछ ले कि इस 2 डबल लाइंस का मतलब क्या होता है, ये 2 लाइंस बता रहे हैं कि इन दोनों ऑक्सीजन के एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करता है एटम, तो आपको बताना है टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, ये स्थिरता को गेन करने के लिए ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। देखिएगा अब दूसरा, जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, H2 का ले लेते हैं। H2 हालांकि नेचर के अंदर H2 एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है सल्फर या तो H6 की फॉर्म में, एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो नेचर के अंदर H2 एग्जिस्ट नहीं करता है। वो बाद में बताएंगे कि क्यों नहीं करता है। देखिएगा H2 के संबंध में समझते हैं। तो सल्फर हो गया, ये सल्फर है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। तो सल्फर का बोलो एटॉमिक नंबर 16 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे तो बच्चों कितना होता है? 286 होता है। इसका मतलब है कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। तो ये दोनों सल्फर के एटम नेचर के अंदर घूम रहे हैं और दोनों अनस्टेबल है, दोनों दुखी है। तो दोनों सल्फर के एटम का आपस में पास से गुजरते हैं। तो ये वाला सल्फर देखता है कि ये भी अनस्टेबल है और इसकी भी वही समस्या है जो समस्या मेरी है। तो इन दोनों में आपस में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन होने के बाद ये दोनों तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद ये दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं शेयर? क्योंकि इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। यदि इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नेचर के अंदर दोनों ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो इन्होंने आपस में नेचर के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, या कहीं कि आपस में इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, जिस वजह से इनके बीच में आ गया डबल कोवेलेंट क्या आ गया है? बॉन्ड आ गया है। क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया है। तो ये जो 2 लाइनें खींची हैं, तो ये 2 लाइनें जो हैं वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है केमिस्ट्री में, या कहीं कि ये 2 लाइनें बता रहे हैं कि इन दोनों सल्फर के एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। तो हम लोग अदर एग्जांपल्स ले रहे हैं, किसके? हम लोग अदर एग्जांपल्स ले रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के। देखिएगा जैसे हमारे पास C2 है और क्या है? C2 और H4 है। क्या है बोलो बच्चों? C2H4 है। इसका केमिस्ट्री में जो नाम होता है वो इथीन होता है। इसको इथीन भी कहते हैं और इसको हम लोग इथाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइलिन भी कहते हैं। तो इथीन भी कहेंगे या फिर इथाइलिन भी कह देते हैं हम लोग। तो इथीन और इथाइलिन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं। तो थोड़ा इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 हाइड्रोजन को इस तरह से लिख दिया है। ये 4 हाइड्रोजन लिख दिए हैं। हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो बच्चों, 6 होता है। अब देखिएगा, तो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो 4 हैं, तो एक ये इससे शेयर कर लेगा। ये लाइन से बता रहा हूं, आप लोग शेयर कर लेगा। तो कितने हो गए इस कार्बन के पास? अब 5 हो गए। एक इससे शेयर कर लेगा तो कितने हो गए? 6 हो गए। अभी भी 2 की कमी है, तो 2 पड़ोसन वाले जो कार्बन है ना उससे शेयर कर लेगा, तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस वाले के पास 8 हो गए। हाइड्रोजन के पास भी 2-2 हो गए। इस कार्बन के पास देखिएगा अब कितने हुए? 4 तो पहले थे, 1 2 3 4 थे। 2 इससे शेयर कर रखे पड़ोसन वाले से, तो कितने हो गए? 6। एक इससे शेयर कर लेगा तो कितने हो गए? बोलो, 7 हो गए। और एक इससे शेयर कर लेगा तो 8 हो गए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब ये है कि इस कार्बन का इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और साथ में इस कार्बन ने
इन 2 हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। अब हम एक आखिरी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके टीचर है, आपके टीचर ने ये कार्बन की चेन दे दी है, ये कार्बन की चेन दे दी है, ये कार्बन की चेन दे दी है और आपको कहा कि इस चेन के अंदर बताइए कि कहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो बताइएगा कहाँ पर कितने आएंगे। देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, हैं 4 तो अपने हैं, 2 इससे शेयर करेगा तो कितने हो गए 6। 8 होने में कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से। 4 तो इसके पास अपने हैं, 2 इससे शेयर करके तो कितने हो गए 6 हो गए, 1 इससे शेयर करा तो कितने हो गए 7 हो गए। 8 होने में कितने की कमी, 1 की, तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से। अब इस वाले को देखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 1 इससे शेयर करा 5, 1 इससे शेयर करा 6 और 1 नीचे से शेयर करा तो कितने हो गए 7 हो गए। 8 होने में कितने की कमी है, बोलो बच्चों 1 की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से। इसी तरह से यहाँ पर 3 आ जाएगी, या कहीं कि ये वाला कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। यहाँ देखिएगा 4 तो अपने थे, 1 इससे शेयर करा 5, 1 इससे शेयर करा 6 और 1 ऊपर से शेयर करा तो 7। 8 होने में कितने की कमी है, 1 की, तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से कर लेगा। अब ऐसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, 2 इससे शेयर करेगा तो कितने हो गए 6, 1 इससे शेयर करेगा तो 7। 8 होने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से। ऐसे ही यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरह से देखना, यहाँ पर 4 तो अपने हैं, 2 इससे शेयर करे तो 6, 1 नीचे से शेयर करा तो 7। 8 इलेक्ट्रॉन होने में कितने की कमी है, 1 की, तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से। इसी तरह से यहाँ पर कितने आएंगे 2। तो इस तरह से बच्चे हम लोग किसी भी कार्बन की चेन में हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं या हाइड्रोजन को लगा सकते हैं। वो लगेंगे, आपको तभी लगाने हैं, आपको ये देखना है कि किसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, किसका डबलेट पूरा हो रहा है, ठीक है, किसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और किसके 8 हो रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं कि अनसट लगा दो, इनको तुक्के से नहीं लगने, तो इनका एक सिस्टम है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड को यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। अब हम लोग आते हैं जल्दी से, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ऑर्गेनिक का। IUPAC नोमेनक्लेचर को सीखने के लिए यदि ये लेक्चर आपको समझ नहीं आया तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर भी समझ नहीं आएगी। तो इस लेक्चर को 2-2 3-3 बार सुनना, 2-2 3-3 बार देखना, तो तब आप लोगों को समझ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब बोलो बच्चों, हम लोग कौन सा बॉन्ड ले रहे हैं, हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे हैं। तो सिंगल कोवेलेंट ले चुके हैं, अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लेंगे। तो देखिएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो अब हम लोग ले रहे हैं जल्दी से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे हैं। कौन सा बॉन्ड ले रहे हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे हैं। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं। देखिए, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, this type of bond is formed by mutual का मतलब क्या होता है, बोलो बच्चों, इक्वल शेयरिंग ऑफ, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल, या इक्वल शेयरिंग ऑफ 3 electrons between क्या एटम्स। तो मैंने बोला कि जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है वो तभी बनेगा जब एटम्स के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की बराबर की क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो मैंने बोला दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इस तरीके का बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब बराबर की शेयरिंग होती है, और वो भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन की, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के बीच में। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल लाइन से। अब समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। तो देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बोलो बच्चों, एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जैसे बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, पहला वो N2 है, N2 से समझते हैं। तो देखते हैं कि नेचर के अंदर N2 कैसे बनता है या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। देखिए, अब ये 2 नाइट्रोजन के एटम घूम रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2-5 होता है। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है 5 डॉट से कर दिया। बोलिए और मेरे को बताइएगा कि जो नाइट्रोजन है
या नाइट्रोजन का जो एटम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि एक एटम तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक उसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अब इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। ये दोनों नाइट्रोजन के एटम नेचर के अंदर घूम रहे हैं और अनस्टेबल हैं और दुखी हैं। घूमते घूमते एक समय कभी ऐसा आया कि जब इनकी दोनों की क्या हो गई? मुलाकात हो गई, और इस नाइट्रोजन ने देख लिया कि जो समस्या मेरे साथ है वही समस्या इस वाले नाइट्रोजन के साथ है। इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन कम है और मेरे पास भी 3 इलेक्ट्रॉन कम है। यदि ये नाइट्रोजन तैयार हो जाए मेरे साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने में, तो हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे और नेचर के अंदर स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करेंगे और मजे उड़ाएंगे भरपूर मात्रा में। देखिएगा, तो इनमें कम्युनिकेशन हुआ और ये तैयार हो गए, तो इन्होंने आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। इसने भी 3 करे तो इसके पास भी कितने हो गए? 8 हो गए। तो बताइए इन दोनों नाइट्रोजन के एटम के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 3-3 हुए। तो इसलिए इनके बीच में आ जाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई पूछ ले कि 3 डंडे क्या है, तो इसका केमिस्ट्री में मतलब होता है कि इन दोनों नाइट्रोजन के एटम के बीच में ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। पूछ ले कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्होंने आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा हुआ है। अब देखिएगा, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, C2H2 को ले लेते हैं। C2H2 को ले लेते हैं, इसको हम लोग केमिस्ट्री में इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? इथाइन कहते हैं, या फिर हम लोग इसको केमिस्ट्री में कहते हैं एसिटाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? एसिटाइलिन कहते हैं। तो ये हम लोग इसको इथाइन भी कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इसको बनाते हैं। बोलिए कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 1 है। बताओ अब जल्दी से बताइएगा मेरे को कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। हाइड्रोजन की कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो ये दोनों, हाइड्रोजन भी अनस्टेबल है और कार्बन भी क्या है? अनस्टेबल है। कार्बन इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि 4 है, होने 8 चाहिए। हाइड्रोजन इसलिए अनस्टेबल है कि है 1, होने कितने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो इन सभी में आपस में कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन होने के बाद ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, और ये वाला जो कार्बन है इस वाले के साथ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है ना। तो 4 तो अपने थे, 3 इससे शेयर करे तो कितने हो गए? 7 हो गए, और 1 इससे शेयर करा तो कितने हो गए? 8 हो गए। मगर इस कार्बन के पास अभी देखे कितने हैं? 4 तो अपने हैं, 3 इससे शेयर करे तो 7 है। अभी 1 की कमी है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा। तो मेरे विद्यार्थियों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं। तो ये इथाइन और एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है। तो एक बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन है, इनके बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है, और साथ में ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भी शेयर किया हुआ है। तो जैसे एक आखिरी देख लेते हैं, जैसे आपका टीचर है और आपका टीचर जो है ये कार्बन की चेन दे देता है, ये कार्बन की चेन दे देता है, और आपको कहता है कि यहाँ पर बताइएगा कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो देखिएगा किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो देखिएगा, देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने थे, 3 इससे शेयर करें तो कितने हो गए? 7। 8 होने में कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा? हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। 4 इसके पास अपने हैं, 3 इससे शेयर करें तो कितने हो गए? 7 हो गए, और 1 इससे शेयर करेगा तो 8 है। ये वाला कार्बन स्टेबल है, अब ये किसी से भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, और ये जैसा है वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। ये कार्बन देखिएगा, 4 तो अपने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इससे शेयर करा तो 5 हो गए, 1 इससे शेयर करा 6 हो गए, और 1 नीचे से शेयर करा तो कितने हो गए? 7 हो गए। 8 होने में कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो हाइड्रोजन से क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन उसकी गर्लफ्रेंड है, डार्लिंग है। मतलब ज़्यादातर जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, बाकी ये दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए कार्बन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 3 इससे शेयर करे तो 7 है, 1 ऊपर से शेयर करा तो कितने हो गए? 8 हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 3 इससे शेयर करे तो 7 हो गए। 8 होने में कितने की कमी है? 1 की कमी है, तो 1 किससे शेयर कर लेगा? हाइड्रोजन से। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 3 इधर से शेयर करे तो 7 हो गए, 1 इधर से शेयर करा तो 8 हो गए। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि ये वाला कार्बन अपने में स्टेबल है, इसे अब किसी इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिएगा, ये कार्बन है, 4 तो अपने हैं, 3 इधर से शेयर करें तो 7 है, 8 होने में 1 की कमी है, 1 की कमी है।
तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो हम लोग इस लेक्चर को बच्चों यहीं पर विराम दे रहे हैं, नहीं तो ये लेक्चर और बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले से ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, इसको कई बार देखिएगा, घर पे पढ़िएगा और अपने आप से क्या बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। यदि ये लेक्चर आपको समझ नहीं आया तो आगे जो IUPAC नोमेनक्लेचर लेने वाले हैं तो वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो ये पहला लेक्चर जो है बाकी सभी लेक्चर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।